देखने वालों को हमारी तरफ से दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद की खुशियां मुबारक। लेकिन आज इस स्पेशल इवेंट के ऊपर जो मेहमान शख्सियत हम बुलाने जा रहे हैं, मुल्क के बहुत बड़े लिखारी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, और डंका बजता है उनके नाम का फ़कत क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से कि उनका किरदार आपको स्क्रीन पे जूता पहन के दौड़ लगाता दिखाई नहीं देता, आपको मुज़ाहमत करता दिखाई देता है, मुज़ाहमत का इस्तारा बन के उभरता है। मैं जब अपने खुदा से मिलूँगा ये पूछूँगा, मैं जब अपने खुदा से मिलूँगा ये पूछूँगा, कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था? कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था? देखना उस दिन साबित होगा। पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। यानी जो हम मुकालमाती मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं वो मुकालमे तक नहीं रहती, क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसमें। जैसे रखी और हाजरा का कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट जो है बहुत बड़ा है और शरीक है आपस में, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए अपना इश्क उसे सौंप रही है और साथ उस वक्त के सबसे बड़े ताकतवर महर को कह रही है कि उसके इधर कमर पे चाकू रखा हुआ है और कह रही है कि 3 दिन की ब्याही बेवा हो जाऊंगी तो वो भी रोएंगे जो मेरी मुसीबत पर दिल खोल के हंसते थे। आपके बुजुर्गों की पक्की कब्रें भी रोएंगी कि हवेली का वारस नहीं बचा, ज़मीन जायदाद न्याज की तरह वंडी जाएगी। इसलिए जब रात बगैर नीयत के पी लो और बौती चढ़ जाए और हाजरा के घर की तरफ निकलो तो मुझे बता के जाना कि मेरे हिस्से की 1/8 में कौन कौन सी चीज़ आएगी। और अगर शायरी की तरफ उनका अगर आप बात करें तो फिर इसके बगैर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं कि लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। दी वन एंड ओनली पाकिस्तान तारीख का बहुत बड़ा नाम, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर और सबसे बढ़कर एक लिखारी, जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए खलीलुर रहमान कमर साहब जी। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। या अब तो मैं बिजनेसमैन भी नहीं रहा, जब से ईरान इराक की जंग, ईरान घटिया इसराइल की जंग लगी है तो मैं सोचने लग गया हूँ कि हम बिजनेसमैन भी हैं कि नहीं, हम हैं कौन। सर, जर्नी आपका जो है बड़ा दिलचस्प है और उसमें जो आप बार बार बात बताते हैं, अब मुझे खदशा ये लाक हो जाता है कि सुनने वाले को वो समझ क्यों नहीं आती। आप बार बार बताते हैं कि भाई ये जब इश्क आपकी तरबियत करता है तो उसका निखार, उसकी उठान और खुदा की वदीयत और वो सारी वो कुछ कहानी और सिलसिला ही और है। अब सवाल मेरा सर बड़ा सादा सा, सर स्क्रीन प्ले है जी। अच्छा, ये मैंने कभी नहीं कहा कि इश्क तरबियत करता है। इश्क नवाजे हुए लोगों को वदीयत होता है। तरबियत आपके अंदर का उस्ताद करता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जिनको आप टीचर बोलते हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको आपके अंदर के उस्ताद से मिला देते हैं। आप अपने उस्ताद होते हैं वरना, और आप जो कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं, जो आपको गिफ्टेड होता है, उसी हवाले से सीखते हैं। वरना एक ही उस्ताद के पढ़ाए हुए सारे बच्चे एक तरह के हों, ऐसा होता नहीं, मुमकिन नहीं रहता, ये मुमकिन नहीं। तो ये जो बाकी चीज़ें मेरे पास हैं वो वदीयत है, मेहरबानियाँ हैं, उसमें कमाल नहीं है मेरा। अब सदके तुम्हारे सर शुरू हो रहा है स्क्रीन प्ले तो ईद वाले दिन मैंने मेरी बुढ़ी को मरवाएंगा, सदके तुम्हारे तो शुरू कर लिया। अगे मेरी बेइज्जती हुई है परसों, मैं बैठा हुआ अपनी बेगम के पास बड़े अच्छे रोमांटिक मूड में, तो एक फ़ैन का मैसेज आ गया, ऑडियो नोट आ गया। मैंने उसके सामने खोल लिया। उसने 2-4 जुमले बोलने के बाद कहा, सर आज मैंने चौथी दफ़ा सदके तुम्हारे देखा है सर, मैं आपको क्या कहूँ, मैं बंद करता कहती ला इनू ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। सर
ये तो आपकी जो डस्का वाली तकरीर थी उधर, एक और जुमला मुझे याद है, इसमें मैं जरा मूड में माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैंने एक फिल्म का डायलॉग लिखा, कहना है प्यार कदी कीता ही कमली कहती है मैंने होया सी मैं कर नहीं सा सकती। साडा वो हाल है भाई। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जैसे जैसे आप लिंक होते हैं, एक एक आप सो रहे हैं तो आपको यकदम कोई दरगाह का फील आ जाता है और नहीं, धागे वो बांधने मुझे का। मेरा एक प्रॉब्लम है जो आज भी है, मैं अकेले घर में सो नहीं सकता, मैं जागता रहूँगा। इफ़ नोबडी इज एट होम तो मैं सो नहीं सकता हूँ। मैं डर जाया करता था सोते हुए। तो उमूमी तौर पर जब मैं डरता था तो मुझे कोई ख्वाब आता था। मुझे कम कम ख्वाब आते हैं लेकिन बड़े रिलेटेबल होते हैं वो ख्वाब। मतलब 5 साल मुझे नहीं याद पड़ता मुझे कोई ख्वाब आया। तो जब भी आया वो तो वो रिलेटेबल होता था, तो उसमें मैं डर जाता था। ठीक। फिर पहले मैं रो देता था जब बच्चा था, फिर बड़ा हो गया तो अपने आप को समझाता था कि बंदे का पुत्र बाणु तू बच्चा नहीं हैगा। तो फिर मेरी वो बुसकने वाली हालत होती थी जिसमें आप ना रो रहे होते हैं ना रोने से बच रहे होते हैं। मतलब उस ख्वाब ने आपको मोटिवेट किया और नॉट मोटिवेट इज रॉन्ग वर्ड। उस ख्वाब ने मेरे अंदर एक जुस्तजू क्रिएट की जो मैंने अपनी माँ से सुबह पूछा जाता। देन फिर आप तूती चक जाते हैं और ट्रैवल करते हैं, बाकी जो भी उसमें। तो मतलब इस हद तक ये कनेक्टिविटी आप कहते हैं हो जाती है कि आपको इल्हामी कैफियत और आप तक वो बातें उसमें उसका एक बड़ा मशहूर मुकालमा है, फिटे मुंह उस मोहब्बत का मोहब्बत में इल्हाम ना हो। इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत। फिर हाँ, ये वही, ये वो उसमें पीक में जाके आपने उसे बिल्कुल बताया भी। तो फिर ये आपका कैसा तजर्बा रहा डस्का जाने का? उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि उसमें भी आपने अनाउंस किया था कि मेरे बाद जो होना है वो हशर फिर आया नहीं, आपका पब्लिक तक पहुंचा नहीं कि भाई मैं डस्का को 30 साल बाद गया। 30 ईयर्स बाद, 30 साल जब भी गया 30 साल बाद गया तो थोड़ा जज्बाती हो गया। वो तकरीर मेरी चली गई कुछ 1.25 घंटे पर। तो मेरी बेगम साहबा मेरा 5 मिनट का क्लिप भी देखती हैं और फिर उस हवाले से मेरी वो अजर और सज़ा मिलती है मुझको। आहा, भाई वाह वाह वाह। तो वो 4 महीने हो गए मैं इंतज़ार कर रहा था, वो देख चुके हैं और मेरी जो खातिर खा करनी है वो करके गुजर जाएं। 4 महीने से नहीं हो रहा। कोई जजा नहीं मिल रही, कोई मैंने कहा सजा नहीं मिल रही। इंशाल्लाह ये या तो इसने इस वजह से नहीं देखा कि इसकी ड्यूरेशन लंबी थी, तो खुश भी था लेकिन अंदर कहीं एक तड़फाई थी कि कहीं देख ना ले। वाह वाह। तो एक दिन एक वो फेडरल मिनिस्टर आया हुआ था, गवर्नमेंट हमारी जाने वाली थी, हम बैठ के बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। तो इतने में फ़ोन आया नीचे से कि ज़रा थल्ले आया जी। मैं कहा जान में आ रहे हैं। कहती जान में मार गोली थल्ले आ। मैंने एक नज़र डाली, सर खैरियत है? मैंने कहा वो नीचे बुला रहे ज़रा। मैं आया, मैं नीचे गया, दरवाज़ा खुला तो एक मुक्का आया मेरे मुंह के ऊपर। दूसरा उसने मारा तो मैंने पकड़ लिया। मैं कहा तू डस्के वाला प्रोग्राम ले लिया। अच्छा खलील साहब, ये देखें ना, इतना हस्बे हाल टाइटल सॉन्ग, हालांकि ये आपका लिखा नहीं। मैंने नहीं लिखा ये, इसका भी बड़ा मज़ेदार मुझे इजाज़त दें, मैं इश्क पहले था या आशिक पहले, आए माशूक तो आशिक पहले, इश्क के हाथ लगे हैं जब से, ऐसे मदहोश फिरे हैं तब से, इश्क दिल के दर पे जूं आया था। इश्क का एक ही विरद है, इश्क माशूक के गिरद है, क्यों है बेचैन ये तबीयत, इश्क है या ये दर्द है, इस तरह आज मिले हैं सबसे, ढूंढते फिरते हैं हम ऐसा जग से। देखें आप, इतना हस्बे हाल ये। और फिर देखिए आपका जो भी टाइटल सॉन्ग राहत साहब ने गाया, वो बाकी उनकी सारी ये कंपोजिशन मेरा लिखा हुआ नहीं है आपका, मुझे पता है, लेकिन आपका लिखा हुआ वो तो गाया ना तेरी आंखों के दरिया का, वो भी राहत साहब ने जब गाया। तो राहत जब आपकी कंपोजिशन, आपका रिटर्न कुछ गाते हैं या आपसे रिलेटेड कुछ गाते हैं, राहत एक क्रिएटिव आदमी है। तो कहाँ बात चले जाती? बात उसको जब लगती है तो उसके दिल से आवाज़ निकलती है। जिस दिन उसने गाया तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, तो तब मैं मिला नहीं हुआ था राहत से, मैं फ़ोन पर था।
राब्ता नहीं हम बनफ्स नफीस नहीं नहीं मिले। मिले, ठीक। तो मुझे याद है कि जिस दिन इसने गाया, गाने के बाद इसकी इंग्लैंड की फ्लाइट थी, तो अगले दिन इसने मुझे 2 बजे रात को फ़ोन किया एंड ही वाज वीपिंग एंड ही वाज सिंगिंग। मिले तो हम बाद में हैं। तो वो जब लड़ जाए किसी को वो चीज़, जैसे मुझे लड़ गई, जैसे कंपोज़र को लड़ गई, ताहिर अली बग्गा को। अच्छा, ये दर्द ट्रैवल भी करता है जी? ये वो फिर हमें लड़ा, फिर आगे आप- जो जो आप- लिखता है उससे लड़ रहा है। हाँ, शुक्रिया आपका। तो ये दर्द इसका मतलब है कॉमन होता है। नहीं, दर्द कॉमन नहीं होता, अपना अपना दर्द होता है, रिलेट कर जाता है किसी के दर्द से आपका दर्द। आपकी पीड़ जब किसी की पीड़ के साथ रिलेट कर जाती है तो आपको लगता है ये मेरी पीड़ है, फिर आप भी रो देते हैं। अच्छा, इस मौजू पे मुझे बड़ी सॉफ्ट आखिरी बात एक पूछनी है जिसका कोई जिक्र नहीं होगा, सादी बात है। वो ये कि इतना बड़ा स्टेप के ड्रामा लिख दिया, उस वक्त रेजिस्टेंस का क्या आलम आया, कितनी रेजिस्टेंस थी और कैसे वही सहा, मैनेज मैं कैसे किया? इसकी वजह बताता हूँ। ये ड्रामा मैंने नहीं लिखना था अभी। हुआ ये, एक दिन मैं, हुमायूं, नदीम बैठे हुए थे हुमायूं के बेसमेंट में और खाना खा रहे थे। इतने में भाभी आके सर पे खड़ी होती, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। मैंने कहा भाई साहब, खलील भाई मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। तो मैंने इस तरह देखा, फिर हुमायूं की तरफ देखा, तो मैंने कहा इसका काफ़ी नहीं था क्या? नहीं, मैंने और सना ने अपना शुरू किया। अच्छा, मैंने कहा मुबारक हुआ। मैं खाने लग गया तो भाभी सर पे खड़ी थी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा हुक्म खलील भाई, पहला सीरियल आपका करना। मैंने कहा इंशाल्लाह पहला सीरियल मेरा करूँगा। मैं फिर खाने लग गया, फिर वो खड़ी हैं, मैंने देखा, मैंने कहा इसके साथ मैं झूठ बोल सकता हूँ, आपको टाइम पर दूंगा, डोंट यू वरी। नहीं खलील भाई, मैंने इस ड्रामे में अवार्ड लेना है। अच्छा, उसमें मुझे लगा जैसे वो 3 साल की बच्ची हो जो बाप से फरमाइश कर रही है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो आई स्माइल्ड एट हर। मैंने कहा इंशाल्लाह आप अवार्ड लेंगे। उस वक्त मैं फैसला कर चुका था मैं सच कहूं तुम्हारे लिए। तो फेस क्या क्या करना पड़ा? कराची में था ना, घर पे नहीं था। मैंने सारा सीरियल कराची बैठ के लिखा है अपने फ्लैट पे। लाहौर में तो एक कागज थी इसका तो ओरिजिनल भी भाभी ने ले लिया मुझसे। नहीं, तो ये इसका मतलब कि जब शूट हो गया, चलना शुरू हुआ, तब पता चला? तब पता चला। मेरे घर में ये देखा नहीं गया। तो फिर? मैं अकेला लॉक करके दरवाजा देखता था और मेरे बच्चे नॉक करके पूछते थे कैसा है। फिर कहा अच्छा है। वो मुझे याद है कि आखिरी एपिसोड चल रहे थे जब इसके, तो मैं देख रहा था तो इतने मेरी बेगम अंदर आ गई, तो मैंने डर के फौरन बंद किया। इतनी ने लाल आज मैंने कहा यार तू बेइज्जती करेगी, कभी नहीं करती तेरी बेइज्जती। मैंने लगा दिया, अब बैठ के देखा, रो पड़ी। हाय हाय हाय। और मुझे कहती है, कहती तेने एक गल दसा, तू किसी नाल भी वफादार नहीं। ओह गॉड, ओह गॉड। तो ये कराची में कितने टाइम में स्क्रिप्ट पूरा, यादें पूरी इकट्ठी ये करके? 26 दिनों में 27 एपिसोड लिखे गए थे। एक दिन में एक लिखते थे? नहीं सर, एक दिन में 2 भी लिखे गए। कोई ऐसी चीज जो धुंधली थी या सब कोई क्लियर था, धुंधला याद नहीं था? है। उसके ऊपर ना, इसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट आपके सामने आया तो उस पर एक शेर लिखा है जिसकी मैंने कभी गजल नहीं बनाई। उसके बाद एक शेर नहीं लिखा क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। अरे वो शेर था, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझसे देखे हुए मंजर, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। खलील साहब, ये जहाँ आप अक्सर बात करते भी, गुफ्तगू करते भी, लोग गिला करते हैं जी आर्ट नहीं है यहाँ, कल्चर नहीं है उस तरह का, हाँ, फिल्म नहीं बनता, अगर बनता है तो उस लेवल का फिल्म नहीं प्रोड्यूस हो पाता। हाँ। चुनिंदा लोग, इसके पीछे आपकी फाइंडिंग्स ज़ाती क्या हैं, क्या वजह है?
हमारे यहाँ जो लाहौर में, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आया कि पढ़े लिखे राइटर्स और डायरेक्टर्स को रिप्लेस किया गया जाहिल राइटर्स और डायरेक्टर्स। ठीक। उसमें एक दो नामों के अलावा सब लोगों ने बदनसीबी से वो काम किए, वो काम लिखे, वो नाम रखे, वो फिल्में बनाई जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा का लतीफ़ा बना दिया। और आज वो फिल्में किसी तरह भी किसी कार्टून प्रोग्राम से कम नहीं है, लेकिन उसका नुकसान सोशली हुआ हमें। हमारे यहाँ गलत तर्ज के कपड़े पहनने का रिवाज आया, गुफ्तगू में बर्दाश्त जो है वो कम हो गई और रंगबाजी आ गई हमारे यहाँ। जब आप डीकल्चराइज होते हैं तो आपके सीखने का अमल रुक जाता है। हम डीकल्चराइज हुए, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लाचा पहन के एक लड़की गाँव के खेत में गाना गा रही है। गाना गवाने के तरीके थे, इजाद करने चाहिए। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जेल में जाके मुजरा हो रहा है, वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने डिस्ट्रॉयल की तरफ धकेला, और वो डिस्ट्रॉयल यहाँ तक पहुँचा कि जब आप मुझे कहेंगे कि मैं क्या कर रहा था, तो मैं चीख रहा था और इनको बता रहा था। और चीखे मार के, मेरा चीखे मारने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई एहतजाज कर रहा हूँ, मैं गालियाँ भी दिया करता था कि आप मरने वाले हो, इंडस्ट्री ख़त्म होने वाली है, ताले लग जाएंगे। या। और जो वो नामी ग्रामी लोग थे जिनको जो स्टूडियो चला रहे थे, और उनको उनके साथ बड़ी बहस हुई। बहस को आप समझते मैं किस तरह करता हूँ। सुभान अल्लाह भाई, ताली। तो लेकिन क्या है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रही। नतीजा उसका ये हुआ कि आज कुछ स्टूडियो जो है वो मिसमार हो चुके, उनकी जगह अब कॉलोनियाँ बन रही, और इक्का दुक्का जो बचा है वहाँ दुआ कीजिए कि अगले के कुछ सालों में भैंसों का तबेला ना हो। ये आलम है। या ये अपने देखिए, क्रिएटिविटी गिफ्ट होता है अल्लाह का। अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट के साथ इस कदर नाइंसाफी और डिसऑनेस्टी, उसको पे बैक करना पड़ता है। जलालत, फिर जलालत आपको इससे, और वो जलालत जो है लाहौर की इंडस्ट्री के हिस्से में आई। अब जो क्रिएटिविटी आ गई किसी के पास, तो वो फिर क्या करे, किन दुराहों पे जाए, क्या करे? मुल्क में कोई चीज़ बन नहीं रही, कोई फोरम है नहीं, फ़र्ज़ करें। फिल्म के दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे यहाँ जब मैं एंटर हुआ इंडस्ट्री में 1997 में, तो मैं तो अपनी फिल्म बनाने के लिए गया ना, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग प्रोड्यूसर को पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उसके लिए। पार्टी आई, उस पार्टी को मैंने बड़ी पार्टियाँ देखी जो बेचारे करोड़ रुपया जेब में डाल के आए और जाते हुए 9 नंबर वैगन का किराया लेकर गए किसी से। ओहो। तो वो खा पी लिया करते थे, वो दे यूज्ड टू पार्टी विद हिज इन्वेस्टमेंट। फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर आए जिनका किसी हीरोइन से माशका चल रहा था, तो या किसी ऐसी लड़की से माशका चल रहा था जिसको हीरोइन बनाना था, ठीक, उसके लिए फिल्म बनी। ठीक। तो वो तो खैर से खुद ही डबोने आया हुआ था, तो उसको डूबने से रोक कोई नहीं सकता था। तो ऐसे बहुत सारे मामला थे। जिसने वो जो हमारा पढ़ा लिखा डायरेक्टर था, मुझे याद है मैंने आखिरी आदमी परवेज़ मलिक साहब को देखा, नफीस आदमी, और एक मुलाकात मेरी कतील शिफाई साहब के साथ है, वही मेरा बचा हुआ सरमाया। अच्छा सर, आप अभी जो मौजूद छेड़ा बेसिकली, उसमें देखें हसन तारिक साहब और रानी बेगम वो साहिबा मेरे पहुंचने से पहले जा चुके थे। मैंने कहा ना, मेरे पास सिर्फ ये 2 यादें हैं खूबसूरत। ना एक तीसरा बहुत बड़ा आदमी, वो जो पैर रखे तो खलील रहमान कमर पैदा होते हैं, अहमद राई साहब। एक मुलाकात है इन सबसे। कतील शिफाई साहब से भी एक
मेरी फिल्म के गाने लिख रहे थे घर का बाओगे, और अहमद राई साहब, निक्की जय, हाँ उनसे शुरू हुई थी, बीमार हो गए तो वो ना लिख पाए तो मैंने लिखी। और परवेज़ मलिक साहब, घर का वो आओगे कि पहले डायरेक्टर, उनको साइन करने लगे थे लेकिन वो हो ना पाया। तो इन तीनों से मेरी अच्छा, एक और एक मुलाकात। राही साहब भी आपको मुयसर ना आए जब आप तशरीफ लाए इंडस्ट्री में, तो सुल्तान राही साहब भी वो चले भी गए, जा चुके थे, जा वो चुके इंतकाल कर चुके थे। वो भी आप मिस किया होगा लाजमी। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं मिला। अब बड़ा टफ था क्योंकि आपने तो फिर उन लोगों को बहुत बड़े बड़े ब्रेक दिए, हाँ, बड़े बड़े इसलिए जो बर्मला में बहुत, मैं शुरू में मैं इतनी गालियां नहीं देता था, ये उनको देख के शुरू की मैंने। अच्छा, जो आपने इशारा दिया ना कि भाई किसी खास पर्पस के लिए भी कई दफ़ा फिल्म बन गई, मैं 2-4 एग्जांपल Purpose आपके what? साथ, मैं वही आपकी बात ही, जैसे हसन तारिक साहब और रानी बेगम साहिबा का जब एफिलिएशन शुरू होता है तो अमराव जान अदा जैसी बड़ी फिल्म मिलती है। नीलो और रियाज शाहिद साहब का जब आपस में वाबस्तगी आती है तो उसमें जरका मिल जाती है, अमन मिल जाती है। ये हम अच्छा, गुरुदत्त साहबा और वहीदा रहमान साहिबा के इश्क में प्यासा और कागज़ के फूल मिल जाते हैं। इसी तरह वो सैयद नूर साहब और साइमा जी के बाद आपको मजाजन मिल जाती है, तो चूड़ियाँ मिल जाती हैं। चूड़ियाँ भी। देखो ये अच्छा है, याद करने के लिए, मिसाल देने के लिए हवाले अच्छे हैं। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि कॉम्बोज से काम हुआ, कॉम्बोज से काम लेकिन बिना कॉम्बोज के भी काम होता रहा है, बहुत आला। नहीं, वो तो पंजाब नहीं जाऊंगी हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। उसमें भी ताना है मुझे कि मेरा हुमायूं से इससे कोई इश्क चल रहा था। नहीं, वो देखे ना, वो हेल्प मी दुर्दाना आप ही उसे कंसीव करके, और क्या क्लैप था उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बड़ी चीज़ थी वो। ये जब स्टोरी लिखी गई खास तौर पे, तो ये बड़ी लाइट टोन में थी, बहुत बेहतरीन था। बिल्कुल भी लाइट टोन में नहीं थी। अगर आप उस फिल्म को गौर से देखें तो उसमें एक मैसेज था बड़ा घिनौना, जिसको मैं, वो क्या कहते हैं कि इस उसूल पे लिखता हूँ, पंजाबी की एक कोटेशन है कि काणा काणा कविए ते काणा पवे भज, हौली हौली पूछिए तेरी पीकर भजी आँख। तो उसमें मैं मैसेज दे गया था, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सूबाई हैं ज़बान के ऊपर। तो देयर वाज अ क्लियर कट मैसेज इन दैट कि ज़बान डज नॉट मैटर, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़बान होती है, उसमें ना अंग्रेज़ी चाहिए, ना उर्दू चाहिए, ना पंजाबी चाहिए, ना बलोची, सिंधी और ना फ्रेंच, वो बिना बोले बोल लेती। बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। अच्छा, वो दूरदर्शन की सीईओ और इंडिया का यहाँ वो वाकया एग्जैक्टली क्या हुआ? हम ख्वाब बेचते हैं मुझे करीम याद साहब। है कि ये लड्डा बाज़ार ग़ालिबन अपने इख्तितामी मराहिल में था, तो खबरें जब इसी दौरान आप वो जुआ भी जीते थे, वो मैं बाद में पूछता हूँ। नहीं, उससे पहले की बात, लंडा बाजार और बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, हाँ, वो कर्ज के कर्ज बाद के की बात। वो जी, यूँ है प्लीज़, कि प्लीज़। फोरम था खबरें में और दूरदर्शन की चीफ एग्जीक्यूटिव आई हुई थी। सर, तो तुम्हें पता है हमारे यहाँ चमचागिरी किस लेवल पर होती है। तो मेरे साथ विराजमान थी और फोरम का जो टाइटल था वो था डिक्लाइन ऑफ ड्रामा इन पाकिस्तान। तो यकायकी उसको माइक दे दिया गया, वो बोलने लगी। मैंने कहा एक मिनट आपका क्या काम है पाकिस्तानी ड्रामा से? आपको ड्रामा बनाना आता है? ये हमारा काम है, हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया ड्रामा, हमसे कोई गलती हुई होगी, डिक्लाइन आया, हम ही ठीक कर लेंगे इसको, आप जानती है इस बात। तो एक सारे हवन्नक चेहरे मुझे दिखाई दिए, तो वो पीछे मुस्कुराई इस तरह से, एक लगाई और कहती, खलील साहब, हम असल में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड यू, हम ख्वाब बेचते हैं, वी सेल ड्रीम्स। मैंने कहा जो ख्वाब आप बेचते हैं ना, उससे महंगे ख्वाब हमारे रेड लाइट एरिया में बिकते हैं, हम ड्रामा बनाते हैं, ख्वाब नहीं बेचते। अच्छा, ये जिन हाथों से ईंटें बनाती हो, इन हाथों से किस्मत बन सकती है? मतलब ये कि शीशा देखती हो, रोज़ देखती हूँ ना, कि क्या नज़र आता है शीशे के अंदर, अपनी शक्ल और की। देखिए कि मुकालमे की इंतहा, और उसमें ख़वातीन अपनी मुज़ाहमत रेसिप्रोकेट करते हुए लड़ती जा रही हैं। मेरे यहाँ हमेशा हीरोइन ने मज़ाहमत यही बिल्कुल।
मैं कभी हीरोइन को रोने नहीं देता। वो आप तो बता रहे थे कि डायरेक्टर की गलती है अगर कोई रो पड़ी है तो। या और आपने कई दफा एडिट करवाया सीन। एडिट नहीं, गालियां दी हैं। ये अभी गया है गाली। नहीं, गाली, गाली का मतलब गाली होता है भाई। क्या है ड्रामा वो सुन मेरे दिल, उसमें एक जगह नहीं लिखा हुआ था कि हीरोइन ने रोना है, और हर हीरोइन रो रही थी। फिर आपने क्या किया? फिर वो जो अभी बताया जिसको मना किया। ओह गॉड। अच्छा, ये देखा वर्ल्ड कप? अब देखा जिस दफा आपने? मैं लानत भेजता हूँ इस वर्ल्ड कप को। ओह गॉड, ओह गॉड। मैं क्वाश का बड़ा शौकीन था, वो मर गई। हॉकी का बड़ा शौकीन था, वो मर गई। मैं उनके साथ शौक ही नहीं रखना। क्रिकेट भी मर गई। नहीं बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, खत्म कहानी। खत्म कहानी है। नहीं आप देखें, मैं सर सर हाँ, बस। सर आप वेवन रिचर्ड की आप में रूह आ गई। लोग इश्क के बाद देवदास बनते हैं और आपने वो हाफ सेंचुरी मारी, फिर सेंचुरी शायद मारी, 2 सिंगल लिए, इतनी अच्छी बैटिंग और शाद बार की ग्राउंड। क्या वो क्या? मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। हाँ वही तो मैं अल्लाह माफ करे, मेरे को होंगे जुत्तियां खांदे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले। क्या फॉल्ट लगा आपको जी? आपको भी शादबाग जाइएगा, वो जो लोग जिंदा हैं जो मेरी उम्र के हैं उनसे पूछिएगा शीला किस तरह का क्रिकेटर था। यू कैन जस्ट इमेजिन ओनली। मुझे तो मैं गरीब बच्चा था तो हमें तय करना पड़ा कि मैंने क्रिकेट खेलनी या पढ़ाई करनी। आई वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट टू। तो अब्बा ने फिर 15 दिन बाद फैसला किया कि पुत्र पढ़ ला, तेरी मेहरबानी। क्रिकेट छोड़ना पड़ी? क्रिकेट छोड़ दी मैंने। रोया मैं इसके ऊपर। किस बैट्समैन को आइडियलाइज किया हमेशा, या कौन अच्छा लगता है? जहीर अब्बास। क्या बात, क्या बात। एशियन ब्रेडमैन। रिचर्ड को दुश्मन समझ के आइडियलाइज किया। वो बड़ा मारता। तो वो इससे फिर वो आपका बागे जना वाला किस्सा भी आता है जहां आपको बहुत कुछ करना पड़ा। बहुत सुनाते चले जाएंगे, सुनते चले जाओगे। बिफोर आई केम इनटू फिल्म इंडस्ट्री, माय लाइफ इज अ फिल्म। रोजाना कोई नई बात हो रही होती थी। तो इसका मतलब है कि जो स्कूल ऑफ थॉट आपको मिला जिसमें स्कूल गुर्बत ऑफ थी, थॉट के लफ्ज पर बिलीव नहीं करता। आई एम सो सॉरी, आई नेवर यूज दिस वर्ड। फिर स्टुपिडिटी, ये वो है सुपरफिशियली चीजों को जानने वालों के अल्फाज। ये गिफ्ट होता है भाई। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है? हर वो शख्स जिसको अल्लाह अता करता है उसको अपने नूर की बूंद अता करता है। वो अलग होती, वो यकता है ना, तो वो यकता ही देता है। आप अपने अपने हिस्से के कमाल होते हैं। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्रिएटिव लोग कभी बड़े छोटे नहीं होते, वो कम या ज़्यादा मशहूर होते हैं। मैं आई लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ। मेरे लिए क्रिएटिविटी के साथ पंगा करने वाला आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी इज नेवर एक्सेप्टेबल। और दुआ कीजिएगा, ये दोबारा बात बड़ी क्रिएटिविटी के साथ पंगा करने वाला एंड डिसऑनेस्ट आदमी इज नेवर एक्सेप्टेबल। उसके लिए मुझे कितना भी लॉस सस्टेन करना पड़े, आई डोंट केयर। आपके यहाँ जो अवेलेबिलिटी है लोगों की, उनका मिजाज ही ना हो कि उन्होंने क्रिएटिविटी की जो स्ट्रीम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आप अपनी ढूंढने वाली आंख खुली रखिए, किसी को नागुज़ीर मत समझिए। जब हम किसी एक एक्टर को, किसी एक राइटर को, किसी एक डायरेक्टर को नागुज़ीर समझ लेते हैं, हाँ, तो समझिए कि हमने इंडस्ट्री को जाके वेंटिलेटर पे लगा दिया, वो किसी वक्त भी मर जाएगी। एक बंच ऑफ पीपल है जो मिलकर इसके सुतूनों को सहारा देकर खड़ा होता है। अकेला कुछ नहीं कर। पॉसिबल There is never पॉसिबल ही नहीं। There can never be one man show at all. मैं अच्छा गाना लिखूंगा, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छी ट्यून बनाएगा, उसकी ऐसी की तैसी वो ना बनाए, उसको अच्छा गुलकार गाएगा, तब तीनों के काम।
दिस इज अ टोटल पैकेज ऑफ दीज 3 पीपल। तो अकेला खलील रहमान कमर दावा नहीं कर सकता, अकेला साहिर अली बग्गा दावा नहीं कर सकता, और अकेला राहत फ़तेह अली खान दावा नहीं कर सकता। वरना जिस एल्बम में ज़रूरी था गाना था, उसमें राहत के बाकी 11 गाने भी थे, वो कहाँ हैं? तो इस बात को समझ लेना चाहिए। एज ए राइटर, लेकिन वो उस लेवल पे जाहिर बात है उसे कमर्शियल पजीराई। जी ना, मैंने जो फिल्म उतारी थी प्रॉफिट पे थी, सुन लीजिए। अच्छा, उसमें यहाँ जो ना मैं आया था, लाहौरी हूँ पक्का, 3 जगह से मैं फिल्म रास्ता पूछ के आया था एवेन्यू स्टूडियो का, पेखे वाला मोड़, स्कीम मोड़, और बिल्कुल अपोजिट टू बारी स्टूडियो। मैंने पूछा एवेन्यू स्टूडियो कहाँ है। मैं फिल्म बनाने के लिए एंटर हुआ, ठीक है, मुझे फिल्म बनानी अल्लाह ने सिखाई हुई थी, फिल्म बना दी मैंने। उसकी तारीख है, याद रखिएगा, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख नहीं है। दैट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर 13 नेशनल अवार्ड्स, दैट सिंगल फिल्म। ये तारीख में और किसी फिल्म के हिस्से में नहीं आया हुआ। एंड मैं जो 3 जगह से रास्ते पूछ के आया था, आई वॉज सिंगली नॉमिनेटेड इन 4 कैटेगरीज: बेस्ट सॉन्ग राइटर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी, एंड बेस्ट डायलॉग्स। तो हाई हंड, मैं आज भी कर्ज की कमाई खा रहा हूं। उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तबाह किया, पैसे खाए मेरे। बिफोर इट वाज रिलीज मुझे पता ही नहीं था टर्म्स क्या होती हैं, और उसको मैं बोल के भी आया था, सुना है तुम स्कूटर पे आए थे, तुम एक दिन मुझे स्कूटर पर मिलोगे, और कुरान की कसम ये हुआ। ओ गॉड, ओ गॉड। हाँ, इसका मतलब कि वो कमर्शियली और वो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था कि शूटिंग्स रुक जाती थी जब वो सेट पर एंटर होता था कि वो साहब आ गए। तो घबराओ मत, अल्लाह से जिंदगी की दुआ मांगो। मैं इंशाल्लाह ये नॉर्म्स डिसाइड करवा के जाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री को चलना है। अच्छा, ये जिस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री चल रही होती है ना, वहां टेररिज्म बहुत कम हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो जाती है। जी, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात, वेरी ट्रू। अच्छा, वो फिर उन्हीं दिनों का बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह और ये कर्ज, और ये बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह कर्ज के बाद है। हाँ, कर्ज के बाद। तो ये फाकों का ज़माना, एवेन्यू स्टूडियो बैंक वाला जो कार्ड्स वाला है, वो हाँ, ये क्या वो बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह से पहले और कर्ज के बाद मिड है? अब गुर्बत को याद करता हूँ तो मैं गरीब लगने लगता ना यार। अब दिल नहीं करता। नहीं तो याद आता है। मैं क्या भूला हूँ। वो आदमी जो अपना माजी भूल जाए, मेरा ईमान है वो अपनी सगी माँ को भूल जाता है। याद रहता है अपने माजी के साथ जिए। क्या अब उस खलील रहमान कमर में जो कोई फर्क कोई फर्क नहीं। बाबा नाउजुबिल्लाह। मेरा जो 6 साल की उम्र का लगोटिया है, उससे पूछे इसके अंदर कोई तब्दीली आई, वो कहेगा तबीयत ही चेंज नहीं आई। कोई फर्क नहीं। ना, मैं 6 साल का था, गरीब था, तो मैं विसिनिटी में हमारी वेल ऑफ लोगों की थी, तो माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती। गरीब तो बच्चे ना नहीं बैठने देते ना। तो मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था, ठीक, बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज सो गिफ्टेड। ठीक। और दुनिया की जो दौलत मेरे पास है वो आदमी कोई नहीं छीन सकता मुझसे। ठीक। दैट वाज द बिलीफ इन मी, ठीक। तो गुस्से में या दुखी हो के इस बात पर, मैं उस वक्त वो सीमेंट के ढक्कन पर गटर के ऊपर रखे जाते थे, वो खड़ा बन जाते थे मोहल्ले में। मैं उस ढक्कन पे बैठा हुआ, आई रिमेंबर आई वाज ऑलमोस्ट 6 years, आई वाज थिंकिंग, डू यू नीड पीपल? आंसर केम, नो, यू डोंट नीड पीपल, यू बिकम द नीड ऑफ द पीपल। आई एम स्टिल बीइंग गाइडेड बाय दैट 6-year-old चाइल्ड। तो कोई टकेगा फर्क ही कोई नहीं, बिल्कुल। फिर मुझे उसी उम्र में पता चल गया कि गुर्बत पैसों के ना होने की वजह से नहीं होती, गुर्बत ज़र्फ के ना होने की वजह से होती। कम ज़र्फ होते हैं गरीब। अरे अरे अरे, यहाँ इतने बिलियनियर इतने गरीब हैं कि तू सोच नहीं सकता। एक राइटर, मुल्क के बड़े नामवर, बड़ा नाम, उन पे बड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता था कि उनका जो कोचवान है, कोचवान वो क्या करता है, खलील जबरान बोल रहा है, और कोयला चुनने वाली जो है मैं हूँ राइटर। मैं अब आपको यहाँ में सवाल समझ आ गई। ये
बड़ों ने कहा, मैं अब आपको बताता हूं, जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए कि एजुकेशन डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में अनपढ़ लोगों के मुंह से जो जुमले सुने हैं, मेरी किस्मत में नहीं आए कि मैंने वो पढ़े लिखे लोगों से सुने। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं आप सब लोगों को। मैं प्लीज। आई वॉज रनिंग फर्स्ट पंजाब मुदारबा, तो वहां पर एक मिसल मशहूर थी कि जिस लोन को खलील रहमान ने इनकार कर दिया वो ना हो गई, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती थी, और जिस लोन को मैंने हाँ कर दी वो कोई ना नहीं कर सकता था। तो मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में ऑफिस में, ठीक। तो मुझे चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं वो अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे उनसे अपने बाप के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत है। व्हाट अ मैन ही वाज, डॉक्टर आसिफ जमशेद शाह साहब। ठीक। तो उनका फोन आया मुझे इंटरकॉम कि खलील साहब ये हाजी साहब हैं फैसलाबाद से, तो इनको हमने 10 करोड़ रुपए देने हैं। तो मैं पैसे देने के लिए बैठा होता, मैं तो आई बिलीव कि मैं कर्जा दूंगा, इंडस्ट्री चलेगी तो मेरा मुल्क चलेगा, मैं इस बिलीव पे कर्जा देता था। और मुझे चाय की टेबल पर देता था और चाय की टेबल पर इनकार कर देता, जूतियाँ नहीं चढ़ाता था। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भेज दीजिए। अब ये बच्चों सुनने की बात है। तो हाजी साहब नीचे आ गए, साथ उनके डायरेक्टर फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, और साथ उनके चीफ एग्जीक्यूटिव। चाय सर्व हो रही है और हाजी साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, मैं 20 करोड़ का 20 करोड़ जाती लाया, मैं एक टका कर्जा नहीं लिया। अब ये बात सुन सुन के ना मेरे कान पक रहे हैं, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं सारे के सारे 20 करोड़ जो ने कॉटन मिल थी उनकी, कॉटन मिल जी अपने पैसे नहीं बढ़ाई, मैं किसी को कोई कर्जा नहीं लिया। तो मुझे अब चिड़ होने लगी। मैंने कहा मुझे ज़रा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दीजिए। तो वो चौड़े सफ़े होते हैं, तो मैंने उनको खिलाया मेज़ के ऊपर। मैंने देखा वाकई उनके कोई कर्जा नहीं था बैलेंस शीट। मैंने फोल्ड किया, मैंने कहा हाजी साहब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। जी, मैंने कहा मैं आपको लोन नहीं दे रहा। क्यों जी? मैंने कहा क्यों का जवाब देने का मैं आपको पाबंद नहीं। अच्छा जी, सरकारी बैंक था तो थोड़ी पॉलिटिकल पीछे होता है। ठीक ठीक। अच्छा जी, देख लेने। मैं देखो सुना करो। अब वो चला गया। तो चेयरमैन, उस वक्त मैं सिगरेट नहीं पीता था, तो चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब जो हैं वो चेन स्मोकर थे, लेकिन मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे कमरे में आने से पहले सिगरेट बुझा देते थे। नॉर्मली तो मैं ही उनके कमरे में जाता था। ठीक। ऊपर से उनका इंटरकॉम आया, ही इज लाफिंग, कहते खलील साहब लगता है आज मुझे आप कोई नई बैंकिंग सिखाएंगे। मैंने कहा हाँ सर, आज मैं आपको नई बैंकिंग सिखाऊंगा। और मज़े की बात है, ये मैंने एक नॉन बैंकर से सीखी हुई। मैं आ रहा हूँ आपकी, मैं आई तशरीफ। अब उनको पता लोन नहीं होना किसी कीमत पर। वो तशरीफ लाते हैं, सिगरेट बुझाई उन्होंने, कमरे में तशरीफ लाए, तो ही वॉज स्टिल स्माइलिंग। हाँ खलील साहब सिखाइए ज़रा। मैंने कहा हजरत, बैंक ऑफ पंजाब ज्वाइन करने से पहले मैं नेशनल बैंक में होता था, वहाँ छोटा अफसर था। जब मैंने करियर शुरू किया तो कभी कभार जब लाहौर से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था, तो हम दीना उतरते थे, दीना जेलम, तो वहाँ यहाँ से पेशावर की बस चलती थी, बस चलती थी, वो खरकार बस कहते थे उसको। वो आंखों पर पट्टी बांध के चलाते थे। वो हमें एक घंटा 55 मिनट में दीना उतार देते थे। ठीक। तो हम उसको एडजस्ट करते थे। वहाँ घंटे घंटे बाद बसें चलती थी जो दीने से मीरपुर जाती थी। ठीक। तो एक दिन, और कई बार होता था हम उतरते थे, सामने बस खड़ी है, बैठ जाते थे। कभी कभार होता था उतरते थे, बस जा रही होती थी, फिर हम बैग कंधे पे डाल के भागते थे उसके पीछे। कभी वो पकड़ी जाती थी और कभी नहीं पकड़ी जाती थी। अगर नहीं पकड़ी गई तो कोने पर एक चाय की दुकान थी जहाँ शीशे के गिलास में चाय देता था वो बंदा। वहाँ बैठ के चाय पीते थे अंटिल के एक घंटे बाद नहीं बस आ गई। एक दिन मैंने कहा ऐसा हुआ, बस नहीं पकड़ी गई, मैं बैठा चाय पी रहा था, तो मेरे कुछ फासले पर 10, 12, 14 फुट एक फल वाला था, ऊंचा स्टूल, उस पर बैठा हुआ था, और उसके सामने उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था जो ऐसे ही एक स्टूल पर उसके सामने बैठा उसी ढाबे की चाय पी रहा था। इंतजार करते करते मुझे अचानक वो जो उसका गेस्ट आया हुआ था उसकी आवाज आती है कि यार ये जरा फरीद है ना, बड़ा फराडी है। ये उनका कोई रिश्तेदार था उन दोनों का। उसने कहा की किया उन्हें, कहना उन्हें 5000 रुपया फाहद को लिया है, 4000 रुपया
खलील रहमान कमर को ले आया, 3000 रुपया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, 5000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, 4000। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ नहीं है। तो एज ए बैंकर वी ऑलवेज सी फर्स्ट इसने कितने लोन दिए हुए हैं और वो सर्व बैक किस तरह हुए हुए हैं। सवाल कुछ जी जी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह, वो तो मैं शौकीन आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपने बड़े ही अच्छे ड्रामे तख्लीक किए जिन्हें लोगों ने रियलिटी समझ के, यानी कि इस तरह उसे देखा, इस तरह उनके अंदर जज्ब हो गए कि उन्हें उसे रियलिटी समझा और उस पर एक्ट किया बाकायदा। जो आपका रियल ताल्लुक इमरान अहमद खान न्याजी के साथ रहा है, क्या उस पर भी आप कभी कोई रहा है क्या मतलब? वो है, वो जो है। है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि उसमें वो ऐसी कोई बुराई है जो मेरी कौम के लिए बुरी है, मैं उसके साथ हूँ। जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन नहीं रहूँगा। आपका जो ताल्लुक था, जो है, जो रहेगा, हाँ, इंशाल्लाह। क्या इस पर कभी आप कोई प्ले लिखेंगे, कोई ड्रामा तख्लीक देंगे आइंदा दौर में? मैं ना हमेशा, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे मुल्क की डिस्टॉर्टेड फिगर दिखाते हैं किसी टेली फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में, और उस पर ऑस्कर कमा लेते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपने मुल्क की डिस्टॉर्टेड फिगर नहीं दिखानी। हम एक बदनसीब मरहले से एक दूसरे बदनसीब मरहले में दाखिल हुए। 1947 तक आप 1000 साल से रियाया थे। रियाया को अगर आप समझते हैं तो वो गुलामों की बदतरीन शक्ल है। गुलामों को मालूम होता है मैं गुलाम हूँ, रियाया को मालूम नहीं होता मैं गुलाम हूँ। और हमें अचानक 14 अगस्त 1947 को बताया गया कि आज से तुम जमहूर हो, विदाउट गिविंग देम द डेफिनेशन एंड एजुकेटिंग देम। तो रियाया कभी जमहूर का रूप धारण नहीं कर सकती अनटिल के दे आर एजुकेटेड। तो वो जो हाथ बांध कर जिनको खड़े होने की आदत थी अपने चौधरियों के सामने, उनकी फितरत को हम बदल ना पाए। अब उसमें वो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था हमारा लंबा हो गया। उस लंबे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में मेरे मुल्क के जो सियासी जो स्क्रीन प्ले है उसमें बड़ी बड़ी गंदी तस्वीरें हैं, क्योंकि उससे मेरे मुल्क की तौहीन होती है, वो मैं कभी नहीं लिखूंगा। तो मैं दुआ कीजिए कि अच्छा वक्त आए और मैं अपने मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखूं जो कल काम आए और ये बच्चे मुझे दुआ दे रहे हों जब मैं मर जाऊं। आमीन आमीन। नेक्स्ट जी। सर, जैसा कि आप शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं इतने अच्छे, तो मैं अपना सवाल शायरी से ही शुरू करूंगा, एक अजीम शायर की, कि उसके बाद सवाल। क्या बोलिए जरा सर, मैं कह रहा हूँ शायरी से मैं अपना ऐसा सवाल शुरू करूंगा। हमने गल करना जो सर तू मेरे ना करने अभी वो मौजर वाला वाक्य सुना के जाना है आपने। मैं कह रहा था कि मैं शायरी से अपना सवाल शुरू करूंगा, एक अजीम शायर की, कि कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तो सर, ये फैज़ अहमद फैज़, मेरा सवाल भी इसकी मुतल्लिक है कि जैसा कि आजकल अभी हमारे इंडस्ट्री के ऊपर भी बात हुई कि बेशुमार ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनका कोई पाया नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हम वो देखते नहीं हैं, वो मयार, वो पाया अब वो रहा नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये सेंसरशिप कल्चर जो है और ये जो ज़बान की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम आजकल जदीद अल्फाज के अंदर कहते हैं, ये कितना रोल अदा कर रही है आज की मीडिया इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री को नीचे गिराने में और हमें इस दर्जे पे, इस सतह पे लाने के लिए? सर, इसका सवाल माकूल है। ज़बान की रोक जो है, ख्याल की रोक और तख़य्युल की रोक हमेशा क्रिएटिव कामों को बर्बाद किया करती है, और वो बर्बादी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
मैं बूढ़ा हुआ हूँ, तुम लोग नहीं हुए, उम्मीद रखो। हमने जो वो क्या है, मैं 7वीं में पढ़ता था या 6वीं में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में वो आया, गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वो क्या होता है DEO वो जी इंस्पैक्शन वास्ते आए ने, सारे लाइन हाजिर हुए होते, तो आ कहता है तकरीर कर रहा है। ये पुराना जुमला है जो मैंने बरसों सुना। मैंने अपनी तकरीर में कभी नहीं बोला कि बच्चों आप हमारा मुस्तकबिल हैं। तो मैंने कहा आप क्या है सर? इसमें मुझे थप्पड़ भी पड़ा टीचर से, सन्नाटा जगह। मैंने कहा आप जब आप हमें ये कहते हैं कि आप हमारा मुस्तकबिल है, तो आप ये भी कहा करें कि आपने माजी बर्बाद कर दिया हुआ है। तो सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है। बहुता ना कुरेद मेरे घर भी कोई डाला खड़ा करना ही आता। जे मैं बच्चा है मैंने बचा रहने दो। सर मेरा सवाल था, जैसे इस साल देखा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में रिवाइवल आ रहा है। शायद वो कह रहे हैं जो फंड गवर्नमेंट ने कुछ प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाया। अब दुआ ये है कि जिनको पैसे मिले हैं अब उनके लिए दुआ करें कि वो फिल्म बनाएं, क्योंकि ग्रांट है, खा पी के वेले ना हो जाए। उसके बाद सानू भी गालां पैणियां जिन्होंने नहीं मिले। हनी आपका नहीं नाम आया। मैनू कि मैं तो मना किया सी। मेरा एक यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। दिस वॉज ऑल्सो इंसल्टिंग फॉर मी कि मैं एप्लीकेशन दी, फिर इंसल्टिंग फॉर देम कि उन्होंने मुझे नहीं दिए। ओह गॉड। वो मेरा एक दोस्त था जिसको मैं ना नहीं कर सकता था, उसने मुझसे करवा ली है। ओए ओए ओए। हाँ, वरना मैंने जिंदगी में पहली दफा वन लाइनर लिखे हैं। मैंने कभी जिंदगी में वन लाइनर नहीं लिखा। ओह गॉड। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने फरमाया कि मोहब्बत एक बहुत बड़ा जज्बा है, मैंने लेकिन नहीं सर कभी- आज मैंने कभी भी नहीं कहा ये। नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने हमेशा कहा मोहब्बत जी, वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। क्या बात। वाह 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 वाह। तेनू कितों पढ़ के आया कि मैं क्या कि मोहब्बत एक बहुत बड़ा जज्बा है। मुझे सर इल्हाम हुआ है। कहता मैनू इल्हाम होया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सवाल दोबारा कर लो। लेकिन सोच सर लो। आज के दौर में सर हाँ, हाँ। आप इश्क कह लें या मोहब्बत कह लें, सर इसको एक मादियत ने, सर इसकी जगह मादियत ने ले ली है। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी सर हाँ। आज ले ली। आज के दौर में सर अच्छा, जो इश्क का जज्बा है सर, मोहब्बत का जज्बा है, God. इसको रिप्लेस कर लिया है सर आपको किसने कहा है रिप्लेस कर दिया? जी। मोहब्बत हर दौर में हुई, वैसे ही हुई, वैसे ही हो रही है, वैसे ही होगी। बंदे घट गए ने, आबादी बढ़ जाए तो बंदे घट लगते ने। लेकिन मुझे लगता है सर के ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 18,000 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ओह गॉड। मोहब्बत हमेशा हुई, हमेशा होगी, हमेशा और हमेशा हो रही है, हमेशा से हो रही है। उसी पंप एंड शो के साथ हो रही है। सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं हुई तो तुम समझ दो कि जज्बा खत्म हो गया। ठीक है सर। ये वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਲੀ ਨੇ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ? नहीं। ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने बहुत से ड्रामे बनाए, बहुत सी फिल्में भी लिखी और काफ़ी कुछ लिखा भी। तो आपके नज़दीक आपका सबसे दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट है और इसकी वजह कौन सी है? ये आज तक नहीं मैं बता पाऊँगा और बता पाया और कभी नहीं बता पाऊँगा। मैं जब जिस चीज़ को लिख रहा होता हूँ उसके इश्क में मुझे दे रहा होता है। भाई मैं राइटर नहीं हूँ, कलमा पढ़ के कहा मैंने, मैं मुंशी हूँ उसका। वो देता मैं लिख देता हूँ, जिस दिन नहीं देता मैं सुबह सफ़ेद कागज़ पड़े होते हैं मेरे। तो अगर मैं खुद से राइटर होता तो जितना अल्लाह ने मेहरबानी मुझ पर की हुई थी मैं तो छापा खाना लाया होता। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छापा खाना, बहुत अच्छे। बेटा नहीं, ये उसकी मेहरबानियाँ हैं। किसी बोले नाराज़ हो जाता 3-3 दिन दिंदा ही नहीं, फिर उसको माफ़ी मंगी दी है, फिर उन्होंने मन तो जल्दी जाता
ਮਨਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ आखिरी 2 लफ्ज़ हैं सर, हाँ ये आपके ख्याल के मुताबिक ये जिन शख्सियत का लफ्ज़ मैं नाम लूँगा आपने उन पे कोई कमेंट्स या पास कर देना है। बाबर आजम, मेरे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था होता फिर मैं कहता 6 महीने गोली डंडा खेड फिर क्रिकेट लाई चलो अगे चलो इमरान खान, ऐसे वो होंदा ना बाबर आजम ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ इमरान खान, द ग्रेट मरियम नवाज, 3 काम उसने अच्छे किए हैं भले मुझे सख्त इख्तलाफात है इस नून लीग से एक उसने ये जो CCD काम किया है एक उसने जो तजावुज़ात की कंपेन, इंक्रोचमेंट Encroachment, की है और एक ये जो मेरी इंडस्ट्री के लोगों को पैसे नहीं दिया मैंने नहीं दिया मैं ਉਹਦਾ अखलाकी तौर पर बनता भी नहीं मैंने देना लेकिन ये मेरी जो इंडस्ट्री के लोगों को पैसे दिए हैं ये बहुत बड़ा काम है ये कभी नहीं हुआ था अल्लाह से दुआ कि फिल्म बने और मेरे लोग एम्प्लॉय हो जाए बस हमायूं सईद, ग्रेट एक्टर सलमान आगा, कैप्टन जो पाकिस्तान टीम का T20 का, दुआ कर मैं चेयरमैन लग जाऊँ 2 घंटिਆਂ से लग जाऊँ फिर मैंने दसना कप्तान होंदा की अगे शादाब खान, गुड क्रिकेटर उसके ऊपर इल्ज़ाम आते इज़ ए फाइटर बेहतर है। शाहीन अफरीदी वनडे का कप्तान है, फिर आपका 27 में मेला सजने वाला है, 50 का वनडे की कप्तानी मैं वेख ली कल 114 ਦੇ ऑल आउट। आउट ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ शहबाज शरीफ, हाँ अगे चल शहबा अगे चल बिलावल, बेनज़ीर का बेटा है इसलिए एहतराम करता हूँ माहिरा खान, वंडरफुल एक्टर नुमान इजाज। आगे चलो सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और आपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला। बंडल ऑफ थैंक्स।